अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम लेसन डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको एड्स भी कहते हैं। ये एक वायरल डिज़ीज़ है, यानी कि इस डिज़ीज़ की वजह एक वायरस होता है। वायरस की बीमारी पैदा करता है। आज हम इस वायरस की बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे और उसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एड्स होता क्या है। एड्स इज़ एब्रीवेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कि ये एड्स जो है ये एक एब्रीवेशन है, किसकी है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनो, डी फॉर डेफिशिएंसी, एस फॉर सिंड्रोम। इट इज़ कोज्ड बाय HIV वायरस। कि ये जो बीमारी होती है ये HIV वायरस की वजह से बीमारी पैदा होती है। HIV वायरस हम लोगों ने उस दिन लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रीट्रोवायरसिस से बिलोंग करता है, और रीट्रोवायरसिस की स्ट्रक्चर और इंट्रोडक्शन के बारे में हमने डिटेल से स्टडी किया था। अगर किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकता है। HIV वायरस जो होता है ये रीट्रोवायरसिस से बिलोंग करता है। रीट्रोवायरसिस एक वायरस का ग्रुप होता है जिसके अंदर RNA सिंगल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट होता है, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड RNA प्रेजेंट होता है। और ये जो वायरसेस का ग्रुप है ये ट्यूमर्स की वजह बनते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये छोटी छोटी रसोलियाँ बनाते हैं। In early 1980s, AIDS was diagnosed in young people who were homosexuals। के 1980 के आगाज़ में एड्स को डायग्नोज किया गया था यंग पीपल के अंदर, यानी नौजवान लोगों के अंदर। उन नौजवान लोगों के अंदर इसको डायग्नोज किया गया था जो कि होमोसेक्सुअल्स थे। होमोसेक्सुअल्स कौन से होते हैं? यानी कि हम जिन्स, जो मेल्स के साथ और फीमेल्स के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं। सोन इट वॉज डायग्नोज इन नॉन होमोसेक्सुअल्स। कि जल्द ही इसको फिर बाद में नॉन होमोसेक्सुअल्स जो पीपल थे उनके अंदर डायग्नोज किया गया था, यानी कि मेल फीमेल और फीमेल मेल जो सेक्सुअली कॉन्टैक्ट करते थे उनके अंदर ये डायग्नोज किया गया। अब हम लोग देखते हैं HIV वायरस के बारे में कि HIV वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई है और इस एजेंट को कैसे नाम दिया गया। The agent causing AIDS was identified by research teams from Pasteur Institute in France and National Institute of Health in USA। कि यानी कि इस एजेंट को सबसे पहले डायग्नोज किसने किया था या आइडेंटिफाई किसने किया था? वो फ्रांस का पास्चर इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च टीम काम कर रही थी, और USA के अंदर 1984 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये एक इंस्टीट्यूट का नाम है, इन दोनों ने एड्स का कॉज करने वाले एजेंट को आइडेंटिफाई किया था। इन 1986 द वायरस वाज नेम्ड एज HIV। के 1986 के अंदर इस वायरस को HIV का नाम दे दिया गया। HIV इन्फेक्ट T लिम्फोसाइट्स ऑफ होस्ट बॉडी। कि ये जो HIV होस्ट डिपेंडेंट वायरस था, ये क्यों होस्ट डिपेंडेंट था? क्योंकि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन बींग्स को ही इफेक्ट करता था। और ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन से सेल्स को इफेक्ट करता था? T लिम्फोसाइट्स को इफेक्ट करता था। इट इज़ होस्ट डिपेंडेंट। ये हम लास्ट लेक्चर में भी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि ये होस्ट डिपेंडेंट है। अब ये होस्ट डिपेंडेंट क्यों है वो हम नेक्स्ट इसके लाइफ साइकिल में देखते हैं। लक मोंटेग्नियर, डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड फाउंडेशन फॉर एड्स, एंड फ्रैंकोइस बैरी साइनोसी ऑफ द पास्चर इंस्टीट्यूट वर अवार्डेड विद नोबेल प्राइज़ इन 2008 फॉर इट्स डिस्कवरी। यानी कि 2008 में इन जो रिसर्चर्स थे जैसे लक मोंटेग्नियर और फ्रैंकोइस बैरी साइनोसी, इन लोगों को 2008 में इसके एजेंट की डिस्कवरी पे नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट है जी लाइफ साइकिल ऑफ HIV, यानी कि HIV कैसे अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है, इसका लाइफ साइकिल क्या है और ये कैसे बीमारी को पैदा करता है। द प्राइमरी होस्ट ऑफ HIV आर सर्टन इम्यून सेल्स। यानी कि HIV के जो होस्ट सेल्स होते हैं वो इम्यून सेल्स होते हैं। इम्यून सेल्स का हमें पता है जैसे कि मैक्रोफेजेस होते हैं और लिम्फोसाइट्स होते हैं। मैक्रोफेजेस ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जिनके टूटने से वाइट ब्लड सेल्स आगे बनते हैं, और लिम्फोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर डेवलप कर रहे होते हैं। ये इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो ये जो प्राइमरी होस्ट सेल्स होते हैं HIV के, यानी कि जिनके ऊपर ये बीमारी कोज करता है, ये मैक्रोफेजेस होते हैं, ये लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं। HIV इनकाउंटर्स द वाइट ब्लड सेल्स कोलेक्टिवली कॉल्ड T4 सेल्स। कि HIV जो ज़्यादातर अटैक करता है वो वाइट ब्लड सेल्स पे अटैक करता है, जिसको हम लोग T4 सेल्स कहते हैं, यानी कि T लिम्फोसाइट्स। हमें पता है कि ये वाले जो सेल्स होते हैं ये हमारी इम्यूनिटी डेवलप करने में बहुत हेल्प
हेल्प करते हैं। इनको वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं हम लोग। वाइट ब्लड सेल्स का भी आपको पता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, हमें बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए एक हमारी बॉडी का मुदाफ़ती निज़ाम बनाते हैं। तो ये जाके उनको इफ़ेक्ट करता है और हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको वीक कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग इसके लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 है। स्टेप 1 को क्या नाम दिया गया? एड्जॉर्प्शन। ये सबसे ज़्यादा इनिशियल स्टेप होता है। आप इनिशियल स्टेप एड्जॉर्प्शन यानी कि अटैचमेंट है। अब वायरस जाके होस्ट सेल की सरफेस के साथ जाके अटैच होगा। अब पीछे हम लोगों ने बात की थी कि वायरस सिर्फ और सिर्फ T4 सेल्स पे अटैक करता है। क्यों ये अटैक करता है T4 सेल्स के ऊपर, ये किसी और सेल के ऊपर क्यों नहीं अटैक करता? तो इसकी वजह ये है कि वायरस की लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से पढ़ी थी। मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये वायरस के जो स्ट्रक्चर है इसके बाहर सबसे बिरोनी जो लेयर है उसके ऊपर कुछ स्पाइक्स नज़र आ रहे होंगे आपको ग्रीन कलर के। इसको HIV ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये जो HIV ग्लाइकोप्रोटीन है ये क्या करती है, ये जो होस्ट सेल की सरफेस होती है उसकी CD4 प्रोटीन के साथ जाके अटैच होती है। CD4 को कोलोनियल डिफरेंशिएशन प्रोटीन का नाम देते हैं और ये होस्ट सेल्स के ऊपर मौजूद होती है जो कि रिसेप्टर के तौर पर काम करती है। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये इन्वेलप के ऊपर प्रोटीन्स होती हैं जो कि जाके इन CD4 रिसेप्टर के साथ जाके अटैच होती है। जब ये दोनों जाके अटैच होते हैं तो एड्जॉर्प्शन यानी अटैचमेंट का स्टेप जो होता है वो मुकम्मल हो जाता है। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, इस वायरस की ग्लाइकोप्रोटीन ये इस CD4 प्रोटीन को रिकॉग्नाइज़ करती है। जहाँ पे CD4 प्रोटीन मौजूद होगी वहाँ पे जाके ये ग्लाइकोप्रोटीन उसके साथ बाइंड कर जाएगी। अदरवाइज़ ये पूरे होस्ट सेल की किसी भी सरफेस के साथ जाके अटैच नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट ना हो और वहाँ पे जाके ये ग्लाइकोप्रोटीन अटैच हो जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जहाँ पे CD4 प्रोटीन प्रेजेंट होगी वहाँ पे जाके ये ग्लाइकोप्रोटीन उसके साथ अटैच होगी। और ये जो CD4 प्रोटीन होती है ये हमारे लिम्फोसाइट्स या मैक्रोफेजेस कह लें या वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर कह लें, ये प्रोटीन जो होती है ये सिर्फ उन्हीं सेल्स पर मौजूद होती है। इसी वजह से ये होस्ट स्पेसिफिक है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन सिर्फ इसी प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। तो इसके अलावा ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बाइंडिंग क्रिएट नहीं करते। अगर आप मंकीज़ की भी बात करें तो मंकीज़ के अंदर भी ये वायरस चला जाता है, उनके सेल्स के अंदर भी चला जाता है। वहाँ पे जाके ये अपनी कॉपीज़ भी तैयार कर लेता है, लेकिन वहाँ पे डिजीज़ कोज नहीं करता, उसकी इम्यूनिटी को कोई इफ़ेक्ट नहीं देता क्योंकि वहाँ पे CD4 प्रोटीन मौजूद नहीं होती। वहाँ पे ये जाके ग्लाइकोप्रोटीन उसके साथ अटैच नहीं होती और वहाँ पे वो नेक्स्ट अपनी जो रेप्लिकेशन है या कह लें कि जो डिज़ीज़ DNA है वो क्रिएट नहीं करते। स्टेप है हमारे पास फियन। फियन किसे कहते हैं? फियन मिलाप को कहते हैं, यानी दो चीज़ों का मिलना। फियन ऑफ द वायरल इन्वेलप सेल मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, वायरल इन्वेलप जो होता है वो किसके होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके मिल जाता है। अब जब ये सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके एड्जॉर्प्शन हो गई, एड्जॉर्प्शन के बाद अब उसने क्या किया है कि ये जो इन्वेलप है वो होस्ट सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर फ्यूज़ हो गया है। अब ये जो इन्वेलप है ये टोटली सेल के अंदर जाएगा। कौन से अमल के ज़रिए? एंडोसाइटोसिस के अमल के ज़रिए। अब एंडोसाइटोसिस का आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो होती है बाहर से जो पार्टिकल आ रहा होता है सेल मेम्ब्रेन उसके गिर्द लेयर एक बना लेती है, यानी इमेजिनेशन अपनी बनाती है और उसको एक फॉरेन पार्टिकल के तौर पर अपनी बॉडी के अंदर इनगल्फ कर लेती है। इसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये एंडोसाइटोसिस के अमल के थ्रू ये सेल के अंदर दाखिल होता है। सेल के अंदर जब दाखिल होता है तो इसका जो इन्वेलप है ये कैप्सिड कह ले वो टूट जाता है और वो टूटने के बाद क्या होता है कि वो अपना जो वायरल RNA होता है ये वायरस वो रिलीज़ कर देता है जिसको अनकोटिंग कहते हैं। अब इसके साइटोप्लाज्म के अंदर सिर्फ वायरल RNA नहीं होता, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी होते हैं, वो भी साथ में रिलीज़ होते हैं। तो जैसे वो रिलीज़ होते हैं वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम फ़ौरन से एक्टिव हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो ये जो RNA जो वायरल RNA की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाने के बाद RNA से कॉम्प्लीमेंट्री DNA स्ट्रैंड्स पैदा करते हैं।
अब वो जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड पैदा होते हैं वो नेक्स्ट क्या करते हैं कि ये जो वायरल आरएनए होता है वो होस्ट सेल जो होता है ना, होस्ट का डीएनए उसके अंदर जाके फ्यूज़ कर जाता है, यानी कि उसका एक पार्ट बन जाता है जिसको हम लोग प्रोवायरस कहते हैं। यहाँ पे आप देखें HIV प्रिफरेंशियली अटैक एंड किल्स द टी सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, वायरस डज नॉट कॉज एनी डिजीज़ इटसेल्फ। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि HIV जो होता है ना वो खुसूसन और कह लें कि स्पेसिफिकली सिर्फ टी सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स पे अटैक करता है, और ये वायरस जाके खुद बीमारियां पैदा नहीं करता, ये कोई जाके अंदर कोई बीमारी पैदा नहीं करता, ये जस्ट हमारे वाइट ब्लड सेल्स और ये टी सेल्स जो होते हैं उनको डैमेज करने के बाद या उनको वीक करने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम वीक कर देता है। हमारा इम्यून सिस्टम जब वीक होता है तो हमारी बॉडी जो होती है मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ या मुख्तलिफ वायरसेस के ख़िलाफ़ मुकाबला करने की इस्तात अपनी खो देती है, और उसका नतीजा क्या होता है कि कोई भी वायरस आके या कोई भी बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो हमें फ़ौरन से डिज़ीज़ हो जाती है, और वो डिज़ीज़ हमें बहुत बुरी तरह मुतासिर करती है क्योंकि वो हमारा इम्यून सिस्टम उसके ख़िलाफ़ लड़ नहीं पा रहा होता, क्योंकि ये HIV वायरस उसको हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। तो ये खुद कोई बीमारी पैदा नहीं करता बल्कि हमारी बॉडी को दूसरी बीमारियों का शिकार बनने के लिए दूसरी बीमारियों का हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करने के लिए एक खुला रास्ता उनको दे देता है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं बताती हूँ इसका लाइफ साइकिल क्या होता है। सबसे पहला स्टेप आप देखें, पहले स्टेप के ऊपर आपको ये जो वायरस अटैच है, HIV वायरस अटैच है, ये होस्ट सेल, ये HIV वायरस है और ये होस्ट सेल है। अब ये क्या करता है, HIV वायरस के ऊपर जो स्पाइक्स है बाहर की तरफ निकले हुए हैं उनको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अब ये जो स्पाइक्स है ये नीचे आपको नज़र आ रही होंगी, कुछ होलो रोड नज़र आ रहे हैं, इसको CD4 रिसेप्टर कहते हैं। ये स्पाइक्स जाके इनको रिकॉग्नाइज़ करेंगी, यानी ग्लाइकोप्रोटीन इसको रिकॉग्नाइज़ करेंगी, रिकॉग्नाइज़ करने के बाद इस रिसेप्टर के साथ जाके अटैच हो जाएंगे। जब इस रिसेप्टर के साथ जाके अटैच हो जाएंगी तो ये क्या करेंगे कि ये जो वायरस है ये अपना जो इन्वेलप है या कह लें कि कैप्सिड है वो इसके अंदर एंटर करवा देगा बाय एंडोसाइटोसिस। जैसे ये एंटर करवाएगा ये जो कैप्सिड होता है ये टूट जाता है और ये क्या करता है कि वायरल RNA को रिलीज़ कर देता है। वायरल RNA जब रिलीज़ होता है ये होस्ट सेल का DNA जो होता है ये छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। वायरल RNA की अब ये इसकी वायरल RNA की ट्रांसक्रिप्शन होगी क्योंकि इसके साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी वायरस के अंदर से रिलीज़ होंगे। वो क्या करेंगे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे, RNA से DNA बनाएंगे जिसको कॉम्प्लीमेंट्री DNA कहते हैं। अब ये जो ब्रेक डाउन हो गया है होस्ट सेल का जो DNA वो टूट गया, अब वो मज़ीद आगे नए क्रोमोसोम रिलीज़ करेगा। अब ये क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री जो DNA 7 स्टेप पे आके इस जो होस्ट सेल का DNA उसका हिस्सा बन जाएगा जिसको हम लोग प्रोवायरस कहते हैं या प्रोफेज भी कहते हैं, प्रोवायरस कहते हैं। अब ये जो प्रोवायरस है आगे मज़ीद न्यू फंक्शन करेगा। अब इसमें से क्या करेगा कि ये जब रेप्लिकेट करेगा तो रेप्लिकेट करने के बाद ये जीनोमिक RNA बनाएगा और साथ में मैसेंजर RNA ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए मैसेंजर RNA बनाएगा। अब ये जो मैसेंजर RNA बनाएगा जीनोमिक RNA भी जो है वो आगे मज़ीद अपनी कॉपीज़ करेगा, कॉपीज़ बनाने के बाद वो रिलीज़ कर देगा। अब ये मैसेंजर RNA जो है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाएगा, जैसे कि जो कि उसके कैप्सिड बनाएगा या उसके टेल बनाएगा, हेड बनाएगी। ये वाली जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है ऐसी प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स होगी जो वायरस की स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाती है ना, वो वाली सारी प्रोटीन ये बनाएगा। अब बनाने के बाद स्टेप 11 में क्या होगा कि वायरस जो है इनकी असेंबली होगी और सिंथेसिस होगी। ये जो वायरल RNA है और ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है आपस में मिलकर एक इन्वेलप वायरल RNA इन्वेलप बना देंगे जो कि बर्ड की शक्ल में बाहर रिलीज़ हो जाएंगे। अब ये जो यहाँ तक इसका लाइफ साइकिल है। अब ये जो वायरस है ये जाके इसने हमारे जो लिम्फोसाइट सेल है या वाइट ब्लड सेल्स है इसको इन्फेक्ट कर दिया क्योंकि इसका DNA की ब्रेक डाउन करने के बाद रिकम्बिनेंट DNA बना दिया। अब उसके अंदर वायरल RNA है। अब ये सेल खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा, या इसका लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट होगा या इसका लिटिक साइकिल स्टार्ट होगा। अगर तो लाइसोजेनिक साइकिल है तो ये इसी तरीके के जो होस्ट सेल है अपने जैसे ही डिजीज़ डॉटर सेल पैदा करेगा, और अगर तो लिटिक साइकिल होगा तो ये सेल ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। HIV
तो यहाँ तक का आज का हमारा लेक्चर है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी समझ नहीं आई, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।